अस्सलाम वालेकुम, डॉक्टर अफशीन अकबर है। हमारा जो टॉपिक है आज वो कंट्रोल ऑफ ईसीएफ, ऑस्मोलैरिटी एंड सोडियम कंसंट्रेशन। अच्छा जी, इसमें हम डिस्कस करेंगे कि ईसीएफ को कंट्रोल करने के लिए ईसीएफ की जो ऑस्मोलैरिटी है और सोडियम की कंसंट्रेशन है उसको कंट्रोल करने के लिए डिफरेंट मैकेनिज्म्स हैं बॉडी के अंदर। वो किस तरह से ईसीएफ की ऑस्मोलैरिटी और सोडियम की कंसंट्रेशन को कंट्रोल करते हैं, हम इसको डिस्कस करेंगे। Regulation of ECF osmolarity and sodium concentration are closely linked because sodium is the most abundant ion in the ECF compartment। बिल्कुल ठीक बात है, क्योंकि ECF के अंदर एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड कंपार्टमेंट के अंदर अगर हम देखें कि सोडियम की कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा होती है, और फिर हम बात भी करें ECF की ऑस्मोलैरिटी की, ठीक है, जहाँ पर सोडियम की कंसंट्रेशन ज़्यादा है और यहाँ की ऑस्मोलैरिटी के बारे में हम बात करें, बड़े क्लोजली लिंक्ड हैं ये आपस में, ठीक है। तो इनका जो पैटर्न है ऑस्मोलैरिटी का भी और जो ईसीएफ की जो सोडियम कंसंट्रेशन है बहुत ज़्यादा आपस में लिंक करते हैं। प्लाज्मा में जो सोडियम की कंसंट्रेशन है वो रेगुलेट होती है विद इन अ क्लोज लिमिट 140 टू 145 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर के हिसाब से, इसकी नॉर्मल रेंज है, ठीक है। सो एवरेज किसी भी सब्जेक्ट के अंदर इसकी ईसीएफ की में जो, या हम कहेंगे जो ब्लड प्लाज्मा में हम उसकी कंसंट्रेशन देखिए सोडियम की 142 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर ज़रूर होनी चाहिए, बड़ी नॉर्मल और बड़ी एवरेज सी है, ठीक है। अगर 140 से कम हो जाएगा तो हाइपोनेट्रीमिया, 145 से ऊपर चला जाएगा तो फिर हाइपरनेट्रीमिया और फिर उसकी कॉन्सिक्वेंसेस स्टार्ट हो जाएंगे। सो ईसीएफ की ऑस्मोलैरिटी और जो सोडियम की कंसंट्रेशन है खुद वो भी ईसीएफ में क्योंकि ज़्यादा होती है, ये बहुत क्लोजली लिंक्ड करते हैं। नॉर्मल रेंज जो सोडियम की है वो 140 से 145 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर है, और इसका जो एवरेज है किसी भी सब्जेक्ट में अगर हम इसको टेस्ट करते हैं तो वो 142 वाला एवरेज मेजॉरिटी का आता है। अच्छा जी, osmolarity and sodium concentration must be precisely controlled because they determine the distribution of fluid between the intra and extracellular compartment। ये भी बिल्कुल बड़ी सही बात की गई है कि होता क्या है कि अगर तो ऑस्मोलैरिटी ईसीएफ की और सोडियम की कंसंट्रेशन जो है वो अगर कंट्रोल्ड ना हो, फॉर एग्जांपल ये हम उसको एक एक्सपेरिमेंट उसमें लेके जाते हैं, अगर कंट्रोल्ड ना हो तो क्या हो जाएगा, इंट्रा और एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड कंपार्टमेंट की जो डिस्ट्रीब्यूशन है फ्लूइड की वो डिस्टर्ब हो जाएगी। सो इनको बड़ा प्रिसाइजली कंट्रोल्ड होना पड़ता है, इनको बड़ा नॉर्मल अपनी रेंजेस अपनी एवरेजेस में रहना पड़ता है सोडियम की कंसंट्रेशन को, ईसीएफ ऑस्मोलैरिटी को, ताकि इंट्रासेलुलर और एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड कंपार्टमेंट के बीच में जो फ्लूइड है उसकी डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो उसी के अकॉर्डिंग ही हो, ठीक है। इंट्रासेलुलर में अगर हम इसको रिकॉल करें 28 लीटर्स और 14 लीटर्स जो है वो एक्स्ट्रासेलुलर कंपार्टमेंट में, प्लाज्मा 3 एंड 11 इंटरस्टिशियल फ्लूइड कंपार्टमेंट, राइट। हम प्लाज्मा में ऑस्मोलैरिटी को किस तरह एस्टिमेट कर सकते हैं, ठीक है, कैसे देखेंगे, फ्रॉम प्लाज्मा सोडियम कंसंट्रेशन। हमें सिर्फ प्लाज्मा सोडियम कंसंट्रेशन पता हो, फिर हम देखेंगे जी इसकी ऑस्मोलैरिटी को हम किस तरह से चेक कर रहे हैं, ठीक है। सोडियम एंड इट इज एसोसिएटेड आयंस और एनायंस, ठीक है, अकाउंट फॉर अबाउट 94% ऑफ द सॉल्यूट इन द ईसीएफ। सोडियम और उसके साथ एसोसिएटेड है, सोडियम के साथ क्लोराइड होता है, ठीक है, एक एनायन उसके साथ मौजूद होता है। प्लाज्मा ऑस्मोलैरिटी को एस्टिमेट करने के लिए एक छोटा सा फॉर्मूला दिया गया है, उसमें हम देखते हैं कि प्लाज्मा ऑस्मोलैरिटी POS के साथ है, ठीक है, उसके बाद 2.1 मल्टीप्लाई बाय प्लाज्मा सोडियम कंसंट्रेशन। ये 2.1 है, ये बेसिकली हम देखेंगे ये क्लियरेंस है प्लाज्मा की, अपनी क्लियरेंस है फॉर सोडियम, तो ये 2.1 उसका है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, ये एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला है 2.1 मल्टीप्लाई बाय प्लाज्मा सोडियम कंसंट्रेशन। तो किसी भी सब्जेक्ट की अगर हम देखेंगे कि हम उसकी सोडियम की कंसंट्रेशन की हम एवरेज को काउंट करें कि एवरेज 142 होती है, फिर हम इसकी जो क्लियरेंस है प्लाज्मा में से सोडियम की वो 2.1 है, तो हम क्या करेंगे कि विद द सोडियम कंसंट्रेशन प्लाज्मा सोडियम विच इज़ 142, और उसके बाद हम उसकी जो प्लाज्मा ऑस्मोलैरिटी किस तरह से चेक करेंगे, हम 2.1 वाला फॉर्मूला 2.1 उसको मल्टीप्लाई करेंगे 142 के साथ, तो हमें पता चलेगा इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंगली कि इस सब्जेक्ट की ऑस्मोलैरिटी 298 मिली ऑस्मोल्स पर लीटर है, विच इज़ नॉर्मल, ठीक है। The contribution of plasma concentration of two other solutes। अब होता क्या है कि to be more accurate, क्या हम इसकी जो एस्टिमेशन है वो बहुत एक्यूरेसी के साथ और भी काम करें,
तो हम प्लाज्मा सोडियम के साथ कुछ और सॉल्यूट्स दो और हैं उनको भी ऐड कर देते हैं, लाइक ग्लूकोज है एंड यूरिया, दे शुड बी इंक्लूडेड। ठीक है, हमने पहले क्या डिस्कस किया कि जी प्लाज्मा की ऑस्मोलैरिटी को हम जब उसको हम एस्टिमेट कर रहे हैं तो हमें बस सोडियम की ही ज़रूरत है टू बी मोर एक्यूरेट, स्पेशली इन द पेशेंट हु हैव एन किडनी डिजीजेस। तो हम उसकी बहुत ही एक्यूरेसी के साथ उसका काम करने के लिए हम क्या करते हैं कि प्लाज्मा सोडियम के साथ हम उसी सब्जेक्ट की प्लाज्मा ग्लूकोज लेवल भी देख लेते हैं, प्लाज्मा यूरिया लेवल भी देख लेते हैं, फिर इन सबको जो है उसी फॉर्मूले में हम ऐड कर देते हैं 2 मल्टीप्लाई बाय सोडियम, फिर उसमें प्लस कर देते हैं ग्लूकोज को, फिर उसके साथ प्लस कर देते हैं हम यूरिया को भी, फिर हम बड़ा एक्यूरेसी के साथ उसका एक जो है वो निकाल लेते हैं किसी ऑस्मोलैरिटी स्कोर के लिए, राइट। दो बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्राइमरी सिस्टम्स हैं जो कि इन्वॉल्व है फॉर रेगुलेटिंग द कंसंट्रेशन ऑफ सोडियम एंड द ऑस्मोलैरिटी ऑफ ईसीएफ। दो कंट्रोलर्स आप कह सकते हैं उसको कि दो चलाने वाली मशीनें हैं कि जी वो सोडियम की कंसंट्रेशन को भी वो मशीन चला रही है, ऑस्मोलैरिटी को भी मेंटेन कर रही है। वो बॉडी के अंदर जो ऑटोमेटिक मशीनें हैं उसमें एक मशीन का नाम है ऑस्मो रिसेप्टर एडीएच सिस्टम और दूसरी जो वो थर्स्ट मैकेनिज्म है। ठीक है, इन दोनों सिस्टम्स को हम बड़ा डिटेल में अभी डिस्कस करेंगे। सो मैं रिकॉल कर रही हूँ सारी चीज़ को कि हम सोडियम की कंसंट्रेशन को और प्लाज्मा ऑस्मोलैरिटी को जो है वो देख रहे हैं कि दोनों बड़े क्लोजली रिलेटेड हैं। ईसीएफ के अंदर एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड कंपार्टमेंट के अंदर सोडियम की कंसंट्रेशन 142 एवरेज बताई गई है, तो 140 से 145 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर इज ए नॉर्मल कंट्रोल रेंज है उसकी। फिर हमने इसको डिस्कस किया कि इसको हम एस्टिमेट कैसे कर सकते हैं थ्रू प्लाज्मा सोडियम, हम ऑस्मोलैरिटी को कैसे चेक कर सकते हैं कि इस वक्त इस सब्जेक्ट की ऑस्मोलैरिटी कितनी हो सकती है। तो हमें एक फॉर्मूला दिया गया 2.1 मल्टीप्लाई बाय प्लाज्मा सोडियम कंसंट्रेशन, लेकिन उसके साथ साथ हमें ये भी बताया गया कि टू बी मोर एक्यूरेट यू हैव टू ऐड plasma glucose level, plasma urea level, and you will find an accurate plasma osmolarity, right? उसके बाद हमें दो प्राइमरी सिस्टम्स को बताया गया है कि वो रेगुलेट कर रहे हैं। ये दो मशीनें हैं जो सोडियम की कंसंट्रेशन को और ईसीएफ की ऑस्मोलैरिटी को जो है वो चला रही हैं। ऑस्मो रिसेप्टर एडीएच सिस्टम, नंबर 2 इज थर्स्ट मैकेनिज्म। ठीक है, यहाँ पे एक जो है थोड़ा सा ये फ्लो चार्ट सा है, मैकेनिज्म ऑफ डिफाइनिंग द ईसीएफ टोनिसिटी। ये क्या बताया गया हमें कि इंक्रीज ऑस्मोलैरिटी है ईसीएफ के अंदर। फॉर एग्जांपल, ये एक एग्जांपल आपको दी गई है, ईसीएफ की ऑस्मोलैरिटी कब ज़्यादा हो सकती है, या ब्लड वॉल्यूम कम हो या पानी की कमी हो गई हो, तो ये क्या करेगी, इंक्रीज ऑस्मोलैरिटी ऑफ ईसीएफ, ये इंक्रीज करेगी वेजोप्रेसिन या एडीएच फ्रॉम पोस्टीरियर पिट्यूटरी, उसकी सिक्रीशन को इंक्रीज करेगी। और जब भी एडीएच रिलीज होगा तो ये एडीएच क्या करेगा, ये किडनी के ऊपर जाके अपने रिसेप्टर्स पे अटैच होगा मुख्तलिफ पॉइंट्स पे, डिस्टल ट्यूब्यूल, कॉर्टिकल कलेक्टिंग या मेडुलरी कलेक्टिंग डक्ट्स पे वाटर को रिटेन करेगा। सिमिलरली ये जो इंक्रीज ऑस्मोलैरिटी ऑफ ईसीएफ है ये दूसरा काम भी करेगी, ये थर्स्ट को भी स्टिमुलेट करेगी एंड थर्स्ट कैन कॉज इंक्रीज वाटर इनटेक। ज़्यादा किसी को प्यास लगेगी वो ज़्यादा पानी लेना शुरू कर देगा। दीज बोथ कंडीशन, number 1 is increased water intake and number 2 is water retention, both can cause dilution of ECF or increase the volume of ECF. Once ECF volume is increased, it can be caused inhibition of increased osmolarity of ECF. ये negative feedback भी कर लेता है। ठीक है, ये बड़ा आपको एक स्नैपशॉट से इसकी दी गई है। हम इन दोनों मैकेनिज्म्स को, थर्स्ट वाले को भी और जो ऑस्मो रिसेप्टर एडीएच सिस्टम है उसको भी बहुत डिटेल में देखेंगे। अभी ऑस्मो रिसेप्टर एडीएच फीडबैक सिस्टम जो है उसको हम डिटेल में देखेंगे कि ये कहाँ पर मौजूद है और किस तरह से एक्ट करता है। एंड इंक्रीज इन ईसीएफ ऑस्मोलैरिटी, that means increased plasma sodium concentration that causes the special nerve cells, ऑस्मोरिसेप्टर सेल्स कहाँ पर मौजूद हैं, एंटीरियर हाइपोथैलेमस नियर द सुप्रा ऑप्टिक न्यूक्लियाई टू श्रिंक। होता है क्या है कि किसी भी सब्जेक्ट के अंदर अगर पानी की कमी हो जाती है और सोडियम जो है वो मौजूद है तो ज़्यादा वो ऑस्मोलैरिटी को ज़्यादा ही शो करेगा ना। तो वो क्या करते हैं कि एंटीरियर हाइपोथैलेमस में एक रिसेप्टर्स हैं जिसे हम ऑस्मोरिसेप्टर्स कहते हैं। कहाँ पर है वो नियर सुप्रा ऑप्टिक न्यूक्लियर मौजूद है। ये फौरन ये जो ऑस्मोरिसेप्टर सेल्स है वो श्रिंक करना शुरू कर देते, श्रिंक हो जाते हैं इंक्रीज ऑस्मोलैरिटी की वजह से। हम यहाँ पे इस डायग्राम में इसको देखते हैं कि कहाँ पर मौजूद है। ये हमें पिट्यूटरी नजर आ रहा है सारा, ठीक है, नीचे ये बना हुआ है। ऊपर सबसे
टॉप पे देखेंगे ऑस्मोरिसेप्टर्स बने हुए नियर द सुप्राऑप्टिक न्यूक्लियर, बिल्कुल उसके नीचे देखेंगे सुप्राऑप्टिक न्यूक्लियर भी मौजूद है, ठीक है। फिर सुप्राऑप्टिक के बराबर में पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियस भी मौजूद है। तो हम कह सकते हैं सुप्राऑप्टिक और पैरावेंट्रिकुलर के सेंटर में ये ऑस्मोरिसेप्टर्स ही मौजूद हैं, या इनके सिग्नल्स आ रहे हैं थ्रू दीज एरियाज, ठीक है। Shrinkage of osmoreceptor cells cause them to fire, sending nerve signals to additional nerve cells in the supraoptic nerve. अब हुआ क्या कि ECF की ऑस्मोलैरिटी हो गई ज़्यादा, ठीक है, उसने सिग्नल पास किए, ठीक है, फायर किया उसने, सिग्नल पास हुए, वहाँ पे सिग्नल गए, ऑस्मोरिसेप्टर ने देखा कि ECF की ऑस्मोलैरिटी ज़्यादा, ये श्रिंक हो गई थी, ऑस्मोरिसेप्टर सेल्स में से खुद में से पानी निकल आया, ठीक है, ये श्रिंक हो गए, इन्होंने सिग्नल पास किए टूवर्ड्स सुप्राऑप्टिक न्यूक्लियर, ये जो इसके नीचे बिल्कुल मौजूद है, ठीक है, यहाँ पे, which then relay these signals down to the stack of the pituitary gland to the posterior pituitary. हम फिर इस डायग्राम पे आ जाते हैं। ऑस्मोरिसेप्टर ने सेंस किया इंक्रीज ऑस्मोलैरिटी, गुलाम सर स्क्रीन शेयरिंग क्या हो गया? दोबारा किए नहीं हो रही ना, ये देखो होस्ट डिसेबल पार्टिसिपेंट स्क्रीन शेयरिंग, क्या किया तुम हो ना होस्ट। सो हम रिकॉल कर रहे हैं अपनी अभी जो हम डिस्कशन कर रहे हैं इसको, कि ऑस्मोरिसेप्टर्स हैं which are present in the hypothalamus and anterior hypothalamus near the supraoptic nuclei. Hypothalamus में जो ऑस्मोरिसेप्टर्स मौजूद हैं, वो ऑस्मोरिसेप्टर्स जो है वो सेंस करते हैं इंक्रीज ऑस्मोलैरिटी को, इंक्रीज ऑस्मोलैरिटी ऑफ ECF को। उसके बाद जनाब वो जैसे इसको इंक्रीज ऑस्मोलैरिटी को जो है वो सेंस करते हैं, तो फौरी तौर पे क्या होता है, यहाँ ये श्रिंक होना शुरू हो जाते हैं, और उसके बाद ये सिग्नल भेजते हैं सुप्राऑप्टिक न्यूक्लियस को, ये बिल्कुल उसके नीचे ही मौजूद है ऑस्मोरिसेप्टर्स के साथ ही, और उसके बाद ये सुप्राऑप्टिक जो है वो सिग्नल ट्रांसमिट करते हैं इन पिट्यूटरी स्टैक। ना ठीक है, तो ये हमने अभी डिस्कस किया है कि ये हमने डिस्कस किया है कि जी इंक्रीज ऑस्मोलैरिटी को जो है वो सेंस कर रहे हैं ऑस्मोरिसेप्टर्स, और फिर ऑस्मोरिसेप्टर्स जो हैं वो क्या करते हैं कि वो श्रिंक हो जाते हैं इंक्रीज ऑस्मोलैरिटी, इंक्रीज सोडियम की वजह से सुप्राऑप्टिक को सिग्नल भेजते हैं, सुप्राऑप्टिक के सिग्नल चले जाते हैं नीचे पिट्यूटरी स्टैक के अंदर। ठीक हो गया, हम नीचे चलते हैं इसकी डिस्क्रिप्शन में। और श्रिंक osmoreceptor cells cause them to fire, sending nerve signals to additional nerve cells supraoptic। भाई ऑस्मोरिसेप्टर ने सिग्नल भेजी सुप्राऑप्टिक को, सुप्राऑप्टिक ने वो सिग्नल डाउन पिट्यूटरी ग्लैंड और पोस्टीरियर पिट्यूटरी में भेजे। अब देखो ये पोस्टीरियर पिट्यूटरी में क्यों भेजना था, क्योंकि हम ऑस्मोरिसेप्टर ADH सिस्टम पढ़ रहे हैं। तो पोस्टीरियर पिट्यूटरी में क्या मौजूद है, वेसोप्रेसिन और ADH, एंड दीज एक्शन पोटेंशियल कंडक्टेड इन द पोस्टीरियर पिट्यूटरी स्टिमुलेट द रिलीज ऑफ ADH। हम जो इतनी सारी कहानी बना रहे हैं कि जी ऑस्मोरिसेप्टर जो है उन्होंने सेंस किया था कि ऑस्मोलैरिटी ज़्यादा है, बेसिकली अब ज़रूरत किस चीज़ की थी कि पानी ज़्यादा होना चाहिए, वाटर और फ्लूइड कंटेंट ज़्यादा होना चाहिए। तो ये सारी की सारी जो है वो ये जो मैकेनिज्म है, ये वाटर के इनटेक को ज़्यादा करना या वाटर जो मौजूद है उसको रिटेन करना। सो दीज एक्शन पोटेंशियल कंडक्टेड टू द पोस्टीरियर पिट्यूटरी एंड स्टिमुलेट द रिलीज ऑफ ADH व्हिच इज स्टोर्ड इन द सेक्रेटरी ग्रैन्यूल्स इन द नर्व एंडिंग्स। और हमें पता है कि जनाब ये पोस्टीरियर पिट्यूटरी में ये मौजूद होते हैं सेक्रेटरी वेसिकल्स इनके, ठीक है। ADH वहाँ से रिलीज होने के बाद ब्लड स्ट्रीम में चला जाता है, फ्रॉम वेयर इट इज ट्रांसपोर्टेड टुवर्ड्स द किडनीज वेयर इट इंक्रीज द वाटर परमेबिलिटी टू द लेट डिस्टल ट्यूब्यूल, कॉर्टिकल ट्यूब्यूल्स एंड मेडुलरी कलेक्टिंग डक्ट्स। हमने जब रीनल को पहले भी डिस्कस किया था तो हमने डिस्कस किया था कि जो ये पार्ट्स हैं लेट डिस्टल ट्यूब्यूल के, कॉर्टिकल कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स के और मेडुलरी कलेक्टिंग डक्ट्स के, ये सारे क्या करते हैं कि ADH के रिसेप्टर डिपेंडेंट एरियाज, यहाँ पे वाटर की परमेबिलिटी तब होगी जब ADH जो है वो ये काम आके करेगा यहाँ पर। So increase osmolarity,
sensed by the osmoreceptors in the anterior hypothalamus, right? And these osmoreceptors will be shrinked in response to increased osmolarity of ECF. अच्छा जी, ये जैसे श्रिंक हो गया उसके बाद इन्होंने क्या किया, ऑस्मोरिसेप्टर्स ने यहाँ से अपने नर्व सिग्नल्स ट्रांसमिट किए टुवर्ड्स द सुप्राऑप्टिक, फ्रॉम दिस सुप्राऑप्टिक द नर्व सिग्नल्स एंड नर्व एंडिंग्स जो है वो ट्रांसपोर्ट हो गई हैं इनटू द पोस्टीरियर पिट्यूटरी, एंड हियर इन पोस्टीरियर पिट्यूटरी they stimulate the release of or secretion of ADH. ADH once released, secreted, it enters in the bloodstream and is transported to the kidneys where it can increase the permeability of late distal cortical collecting and medullary collecting ducts. ये बात इतनी आपको समझ आ गई होगी डेफिनेटली कि हमने क्या किया है, हमने इंक्रीज ऑस्मोलैरिटी को डिस्कस किया है, ऑस्मोरिसेप्टर ने उसको सेंस किया, ऑस्मोरिसेप्टर ने उसको सेंस करने के बाद उस खुद श्रिंक हो गए, वहाँ से नर्व सिग्नल्स हुए, फायरिंग हुई उनकी वो जो नर्व एक्शन पोटेंशियल की, और वहाँ से सिग्नल्स चले गए सुप्राऑप्टिक से सिग्नल्स जो है वो चले गए उससे नीचे पोस्टीरियर पिट्यूटरी में सीक्रेटरी वेसिकल्स मौजूद थे, और वो सीक्रेटरी वेसिकल्स जो है वो उन्होंने रिलीज कर दिया एडीएच को। एडीएच जैसे ब्लड स्ट्रीम में एंटर हुआ, वहाँ से वो किडनी पे पहुंचा, और फिर किडनी पे जो पार्ट्स हैं डिस्टल ट्यूब्यूल, कॉर्टिकल कलेक्टिंग, मेडुलरी कलेक्टिंग, यहाँ पे इनके रिसेप्टर्स मौजूद है क्योंकि एडीएच एक हार्मोन है, ये अपने रिसेप्टर पे अटैच हुआ, तो यहाँ पे इसने वाटर की परमेबिलिटी ज़्यादा कर दी, जो भी पानी कोई भी फ्लूइड पोर्शन इन एरिया से गुजरेगा वो सारा का सारा रीएब्जॉर्ब हो जाएगा। ठीक है, the increased water permeability in the distal nephron segment causes increased water reabsorption and excretion on a small volume of concentrated urine. हम यही डिस्कस कर रहे हैं कि जी सारा का सारा पानी जो वो reabsorb हो जाएगा, और एक्सक्रीशन के लिए बहुत ही थोड़े अमाउंट में कंसनट्रेटेड सा यूरिन रह जाएगा, क्योंकि इस वक्त बॉडी को ज़्यादा ज़रूरत है कि पानी या फ्लूइड पोर्शन जो वो रिटेन हो। अच्छा, इस सारे सिस्टम में क्योंकि ऑस्मोलैरिटी तो ज़्यादा ही थी ना, तो वाटर इज कंजर्व इन द बॉडी व्हाइल द सोडियम एंड अदर सॉलिड कंटिन्यू टू बी एक्सक्रीटेड इन द यूरिन। ठीक है, एंड दिस कॉजेज डाइल्यूशन ऑफ द सॉल्यूट्स इन द ECF, thereby creating the initial excessively concentrated extracellular fluid। हुआ क्या था कि क्योंकि ऑस्मोलैरिटी ज़्यादा थी, उस वक्त पानी नहीं था, तो उस वक्त तो एक्स्ट्रासेलुलर जो कंपार्टमेंट था वो बड़ा जो वो जैम पैक था, बहुत ज़्यादा आयंस मौजूद थे। फिर ये जो ऑस्मोरिसेप्टर एडीएच सिस्टम स्टिमुलेट हुआ, तो उसकी वजह से वाटर जो वो बॉडी में कंजर्व होना शुरू हो गया। सोडियम क्योंकि ऑलरेडी ज़्यादा ही था, तो ये नॉर्मली जिस तरह पहले एक्सक्रीट आउट हो रहा था, ये फिर भी एक्सक्रीट आउट होता रहा है, और उसकी वजह से एंड दिस कॉजेज की एक्सक्रीशन की वजह से डाइल्यूशन ऑफ सॉल्यूट्स इन द ECF। सो शुरू में क्या हुआ कि उन्होंने इनिशियली जो है वो कंसनट्रेटेड सा एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड कंपार्टमेंट के पास मौजूद था, उसके बाद जैसे ही उसको डाइल्यूट करना शुरू कर दिया क्योंकि सोडियम और बाकी के आयंस जो है वो एक्सक्रीट आउट हो रहे थे, और बाद में क्या हुआ क्योंकि पानी भी कंजर्व होना शुरू हो गया, तो ये सिस्टम सारा जो है वो नॉर्मलाइज हुआ, मतलब एक्स्ट्रासेलुलर कंपार्टमेंट जो है उसमें फ्लूइड पोर्शन जो नॉर्मलाइज हो गया। अच्छा, ऑस्मोरिसेप्टर्स एडीएच फीडबैक मैकेनिज्म भी है एक हमारे पास। ठीक है, for regulating ECF osmolarity in response to water deficit। हम एक एक्सपेरिमेंटल एनिमल ले लेते हैं, हम एक एक्सपेरिमेंट कर लेते हैं किसी भी सब्जेक्ट के अंदर। वाटर डेफिसिट हो गया, कैसे हो सकता है? वाटर डेफिसिट हो सकता है इन केस ऑफ वॉमिटिंग्स, इन केस ऑफ डायरिया, और हो सकता है उस सब्जेक्ट ने पानी ना पिया, बहुत छोटा बच्चा हो, इज अनेबल टू टेल द पेरेंट्स कि मुझे पानी पीना है, बहुत छोटा बच्चा, बहुत बुजुर्ग लोग जो पानी नहीं उठ के खुद पी सकते। ठीक है, so we have a condition which is water deficit. What happened in this water deficit? Increased osmolarity of the ECF, right? And this increased osmolarity of ECF can stimulate the osmoreceptors in the antehypothalamus, and these antehypothalamus osmoreceptors finally increases the ADH secretion from posterior pituitary. पोस्टीरियर पिट्यूटरी में जैसे ही ADH की कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी, that means it can cause increased plasma ADH concentration. Finally, this ADH is transported in the plasma or in the blood, and this plasma ADH can cause increased water permeability to distal tubule, cortical ducts, and medullary collecting ducts. And finally, increased water reabsorption have occurred. And what happened after this reabsorption? Less water is excreted and concentrated urine is formed. एक भी हम इसमें एक नेगेटिव फीडबैक का भी एलिमेंट हम इसमें चेक कर रहे हैं। इसमें नेगेटिव फीडबैक एलिमेंट क्या है?
वंस वाटर एक्सक्रीशन इज लेस, हम देख रहे हैं बिल्कुल जो नीचे हमें पॉइंट नजर आ रहा है कि वाटर एक्सक्रीटेड बहुत ज़्यादा कम हो रहा है, ठीक है। ये वाटर एक्सक्रीशन जो है ना, ये जाके वाटर डेफिसिट को भी नेगेटिव फीडबैक करता है कि अब आपने वाटर डेफिसिट का एलिमेंट नहीं देना क्योंकि पानी बहुत ज़्यादा रीअब्सॉर्ब हो चुका है। वाटर डेफिसिट वाला जो सिम्टम है वो ख़त्म होना शुरू हो जाता है बॉडी के अंदर, तो ये उसको नेगेटिव फीडबैक करता है ताकि आगे ये जो साइकिल चल रही है, ये जो पैटर्न है जिसमें ऑस्मोलैरिटी ज़्यादा हो रही है, एडीएस ज़्यादा हो रहा है, प्लाज्मा में एडीएस ज़्यादा है, पानी की परमिएबिलिटी ज़्यादा हो रही है और पानी रीअब्सॉर्ब ज़्यादा हो रहा है, वो फिर ख़त्म होना शुरू हो जाता है। ADH synthesis in supraoptic paraventricular nuclei of the hypothalamus and ADH released from the posterior pituitary। हम कुछ तो डिस्कस कर ही चुके थे कि ऑस्मोरिसेप्टर्स हैं पोस्टीरियर पिट्यूटरी में जो वो ADH मौजूद है। अब फाइनली हम इसकी सिंथेसिस को भी डिस्कस करेंगे कि सुप्राऑप्टिक एंड पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्लिया ऑफ हाइपोथैलेमस में इनकी सिंथेसिस हो रही है हाइपोथैलेमस में, और फिर ये ADH रिलीज जो है वो पोस्टीरियर पिट्यूटरी से हो रहा है बेसिकली। सो न्यूरो एनाटमी यहाँ पे थोड़ी सी हाइपोथैलेमस की दिखाई गई है, where the ADH is synthesized and the posterior pituitary gland where the ADH is released, ठीक है। ऑस्मोरिसेप्टर्स भी हमें इसमें नजर आ रहे हैं, ये पिट्यूटरी को थोड़ा सा एनलार्ज किया गया है, ऑस्मोरिसेप्टर्स नजर आ रहे हैं, फिर सुप्राऑप्टिक नजर आ रहा है, फिर उसके बाद थोड़ा सा हमें यहाँ पे नजर आ रहा है एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी पोस्टीरियर भी है यहाँ पे मौजूद, पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियस भी है, सुप्राऑप्टिक भी है, हम इसको सारा भी डिटेल से डिस्कस कर रहे हैं। Hypothalamus contains two types of magnocellular neurons that synthesize the ADH। हाइपोथैलेमस के पास दो तरह के लार्ज, जैसे मैग्नो वर्ड हमेशा यूज होता है बड़ी बड़ी किसी चीज के लिए, मैग्नोसेल्युलर न्यूरॉन्स है उनके पास, वो सिंथेसाइज क्या कर रहे हैं एडीएच, कहाँ पर, सुप्रा ऑप्टिक एंड पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियाई ऑफ द हाइपोथैलेमस। इसका जो अबाउट 5/6 है ना वो सुप्रा ऑप्टिक में बन रहा है और 1/6 जो है वो पैरावेंट्रिकुलर में, ज़्यादा जो पोर्शन है एडीएच का जो सिंथेसाइज हो रहा है वो सुप्रा ऑप्टिक में, और उसका बहुत थोड़ा सा पोर्शन 1/6 है जो कि पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्लिया में उसका सिंथेसाइज हो रहा है। बोथ ऑफ दीज न्यूक्लियस हैव एक्सोनल एक्सटेंशन टू द पोस्टीरियर पिट्यूटरी। ये बात अगर आप लोग रिकॉल करें एंडोक्राइन में भी जब एडीएच पढ़ रहे थे तब भी हम डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। हाइपोथैलेमस के पास दो तरह के मैग्नोसेलुलर लार्ज न्यूरॉन्स हैं, ठीक है, जहाँ पे एडीएच जो है सिंथेसाइज हो रहा है, एक है सुप्रा ऑप्टिक और दूसरा है पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्लिया, ठीक है। 5/6 पोर्शन जो है वो उसकी सिंथेसाइज हो रहा है सुप्रा ऑप्टिक में, 1/6 जो है इसका वो पैरावेंट्रिकुलर में, ये दोनों की एक्सटेंशंस फाइनली आ जाती हैं posterior pituitary के अंदर। When the supraoptic and paraventricular nucleus are stimulated by the increased osmolarity, nerve impulses pass down these nerve endings and changing their membrane permeability and increase calcium entry। अब हम तो देखें ये सिंथेसिस का पढ़ रहे हैं कि जी ये ADH बन कैसे रहा है। होता क्या है कि हमने ऑस्मो रिसेप्टर्स को डिस्कस किया था पहले ऑस्मो रिसेप्टर डिस्कस किया था ना हमने कि वो इंक्रीज ऑस्मोलैरिटी को जो वो सेंस करती है इस तरह से, उसके बाद ADH जो है वो फाइनली बाद में रिलीज होता है। तो हुआ क्या, व्हेन द सुप्रा एंड पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्लिया जो ना जब उन्होंने सिग्नल कैच किए थे ना ऑस्मो रिसेप्टर से, ठीक है, स्टिमुलेटेड बाय इंक्रीज ऑस्मोलैरिटी, यहाँ से ये जब नर्व सिग्नल्स और नीचे की तरफ आए, कहाँ पर, पोस्टीरियर पिट्यूटरी की तरफ, नर्व से डाउन दीज नर्व एंडिंग से नीचे की तरफ आए, चेंजिंग देयर मेम्ब्रेन परमेबिलिटी। होता है क्या है कि उन्होंने सेंस कर लिया था सुप्रा ऑप्टिक ने भी पैरावेंट्रिकुलर ने कि जी ऑस्मोलैरिटी बहुत इंक्रीज है। इन दोनों का किसने सिग्नल भेजे थे, ऑस्मो रिसेप्टर ने भेजे थे, ठीक है। तो इन्होंने इंक्रीज ऑस्मोलैरिटी पे ये दोनों सेल्स जो हैं सुप्रा ऑप्टिक भी पैरावेंट्रिकुलर भी स्टिमुलेट हो गए, और क्योंकि सुप्रा ऑप्टिक में 5/6 पोर्शन सिंथेसाइज हो रहा है, पैरावेंट्रिकुलर में 1/6 पोर्शन जो है वो सिंथेसाइज हो रहा है किसका, ADH का, ठीक है। तो ये सिग्नल्स जो हैं ये डाउन आ गए इसके नर्व एंडिंग्स में, इनकी मेम्ब्रेन परमेबिलिटी चेंज किस तरह हुई कि यहाँ पे इन न्यूरॉन्स की के अंदर जो नर्व एंडिंग्स में कैल्शियम एंटर होना शुरू हो जाता है, ठीक है। इंक्रीज ऑस्मोलैरिटी का काम किया, सुप्रा ऑप्टिक और पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्लिया जो है वो उनको स्टिमुलेट किया, फिर नर्व इम्पल्सेस उनकी नर्व एंडिंग्स में भेजी, और इसकी वजह से हुआ क्या कि उन्होंने सेंस कर लिया था ऑस्मोलैरिटी ज़्यादा है, तो जो मेम्ब्रेन की जो परमेबिलिटी थी वो इंक्रीज हो गई फॉर कैल्शियम एंट्री, ठीक है। ये हम न्यूरॉन्स की बात करें, सुप्रा ऑप्टिक पैरावेंट्रिकुलर उसकी जो नर्व एंडिंग्स हैं वहाँ पे कैल्शियम की एंट्री ज़्यादा हो गई। ADH stored in the secretory granules of the nerve endings,
and is released in response to increased calcium entry. अब क्योंकि एडीएच ने रिलीज होना था, वो सीक्रेटरी ग्रैन्यूल्स में ऑलरेडी बना पड़ा हुआ है इसके अंदर, और उसने किस तरह रिलीज होना था, जब कैल्शियम एंटर करता उन नर्व एंडिंग से। तो द रिलीज ऑफ एडीएच इज देन कैरिड अवे इन द कैपिलरी ब्लड। हम पहले क्या पढ़ चुके हैं, ऑस्मोसिस रिसेप्टर सेंस करते थे, फिर वो सुप्रा ऑप्टिक को सिग्नल भेजते थे, फिर वो पोस्टीरियर पिट्यूटरी में चला जाते थे सिग्नल्स, वहाँ पे एडीएच रिलीज होता था। अब हम इसकी सिंथेसिस को भी डिस्कस करते हैं कि सिंथेसिस किस तरह से हुई है। कि हम देख रहे हैं कि सुप्रा ऑप्टिक न्यूक्लियस के साथ साथ इनके साथ साथ पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियस भी मौजूद है। इन दोनों में मिलके जो है वो एडीएच जो है वो सिंथेसाइज हो रहा है। सुप्रा ऑप्टिक के अंदर जो है वो हो रहा है 5-6%, और या उसका जो पोर्शन है 5/6, और इन पैरावेंट्रिकुलर 1/6। ठीक है, तो उसके बाद उन्होंने क्या सेंस किया कि इंक्रीज ऑस्मोलैरिटी को सेंस किया। ठीक है, इंक्रीज ऑस्मोलैरिटी ने स्टिमुलेट कर दिया सुप्रा ऑप्टिक को, पैरावेंट्रिकुलर को, और उनकी नर्व एंडिंग्स में जो आके बने पड़े हुए थे सीक्रेटरी ग्रैन्यूल्स, वहाँ से कैल्शियम की एंट्री स्टार्ट हुई और एडीएच रिलीज हुआ। एडीएच रिलीज होने के बाद कहाँ चला गया, ब्लड के अंदर। एंड सिक्रीशन ऑफ एडीएच इन रिस्पॉन्स टू एन ऑस्मोटिक स्टिमुलस इज रैपिड। जब भी पता चलता है ना एडीएच को कि जी ऑस्मोलैरिटी बहुत ज़्यादा है, एडीएच सबसे रैपिडली उठता है और भागता है वहाँ पर। ठीक है, ताकि पानी को रीअब्जॉर्ब करा सके या फ्लूइड को रीअब्जॉर्ब करा सके इन रीनल ट्यूब्यूल्स। दैट प्लाज्मा एडीएच लेवल कैन इंक्रीज सेवरल फोल्ड्स विद इन मिनट्स। अब जैसे ही एडीएच को पता चलता है, पोस्टीरियर पिट्यूटरी को सिग्नल्स मिलते हैं कि जी ऑस्मोलैरिटी ज़्यादा है, तो विद इन मिनट्स प्लाज्मा के अंदर एडीएच की कंसंट्रेशन सेवरल फोल्ड इंक्रीज कर जाती है, क्योंकि वहाँ से ये पूरा मैकेनिज्म शुरू हो जाता है। कौन कौन सा मैकेनिज्म है जनाब, ऑस्मो रिसेप्टर ने सेंस किया, सुप्रा ऑप्टिक के पास गए सिग्नल्स, पैरावेंट्रिकुलर के पास गए, इन दोनों ने जो है वो सीक्रेटरी वेसिकल्स बना के नर्व एंडिंग्स के थ्रू वो नीचे भेजे। ठीक है, पोस्टीरियर पिट्यूटरी के पास, और फिर फाइनली वहाँ पे कैल्शियम ने एंट्री दी, और क्योंकि ऑस्मोलैरिटी ज़्यादा थी तो ये सारा ये सेल्स सिग्नल सेंस कर चुके थे, और फिर एडीएच रिलीज हुआ। रिलीज होने के बाद चला गया कैपिलरी ब्लड के अंदर। फिर ये डिस्कस करें कि जो एडीएच की सिक्रीशन जो ऑस्मोटिक स्टिमुलस के ऊपर है वो सेवरल फोल्ड्स इंक्रीज कर देती है प्लाज्मा में एडीएच की कंसंट्रेशन को, thereby providing an rapid means for altering renal excretion of water। और फिर उसकी वजह से होता क्या है कि जो रीनल एक्सक्रीशन है वाटर की वो बिल्कुल कम हो जाती है, वो उसको कंट्रोल करना शुरू कर देती है। कि हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि एडीएच जो है वो क्या करता है, वाटर की परमेबिलिटी इंक्रीज कर देता है इन लेट डिस्टल ट्यूब्यूल, कॉर्टिकल कलेक्टिंग ट्यूब्यूल एंड मेडुलरी कलेक्टिंग डक्ट्स में, और उसके बाद वो बहुत ही कंसंट्रेटेड यूरिन जो है वो पास ऑन करता है। AV3V रीजन, इसे हम कहते हैं एंटीरो वेंट्रल रीजन ऑफ थर्ड वेंट्रिकल। ठीक है, सेकेंड ऑस्मोरिसेप्टर एरिया। एक तो ऑस्मोरिसेप्टर एरिया हमने एंटी हाइपोथैलेमस में डिस्कस किया है, एक ऑस्मोरिसेप्टर एरिया और भी है। ठीक है, कंट्रोलिंग ऑस्मोलैरिटी एंड एरिया सिक्रेशन इज लोकेटेड अलोंग द एंटीरोवेंट्रल रीजन ऑफ थर्ड वेंट्रिकल। ठीक है, ये अपर पार्ट ऑफ दिस रीजन हैव इन स्ट्रक्चर। होता क्या है कि ये जो एरिया है ना एंटीरोवेंट्रल रीजन ऑफ थर्ड वेंट्रिकल, इसके अपर पार्ट, इसका जो अपर रीजन है वहाँ पे दो तरह के स्ट्रक्चर्स मौजूद हैं। सब फॉर्निकल ऑर्गन है, ठीक है, और दूसरा है ऑर्गेनम वैस्क्यूलोजम। इन दोनों के बीच में जो है सब फॉर्निकल ऑर्गन और ऑर्गेनम वैस्क्यूलोजम के बीच में एक छोटा सा पोर्शन है, उसे कहते हैं मीडियन प्री ऑप्टिक न्यूक्लियस। ठीक है, अब होता है कि जो मीडियन प्री ऑप्टिक न्यूक्लियस है ना, इसके भी मल्टीपल नर्व कनेक्शन होते हैं विद दीज ऑर्गन्स एज वेल एज विद द सुप्रा ऑप्टिक न्यूक्लियर। ठीक है, पहले हम क्या डिस्कस करते रहे, सिंथेसिस कहाँ पे हो रहा था, ये सुप्रा ऑप्टिक में भी हो रहा था, पैरावेंट्रिकुलर में भी हो रहा था। अब हमने डिस्कस किया है कि ये जो ऑस्मोरिसेप्टर एरिया है ना, सेकंड ऑस्मोरिसेप्टर एरिया, वो एक और एक जगह भी है। एक तो एंटीहाइपोथैलेमस में हो गया, दूसरा जनाब हो गया ये एंटीरोवेंट्रल रीजन ऑफ थर्ड वेंट्रिकल। अब इस एरिया में अपर पार्ट ऑफ दिस एंटीरोवेंट्रल रीजन ऑफ थर्ड वेंट्रिकल, वहाँ पे कुछ स्ट्रक्चर्स मौजूद हैं, सब फॉर्निकल और फिर ऑर्गेनम वैस्क्यूलोजम। इन दोनों के बीच में फिर एक छोटा सा स्ट्रक्चर है जिसे कहा जाता है प्री ऑप्टिक न्यूक्लियस। इसके बहुत सारे कनेक्शंस हैं इन दोनों के साथ भी, सब फॉर्निकल और ऑर्गेनम वैस्क्यूलोजम के साथ भी, और एज वेल एज इट इज कनेक्टेड विद द सुप्रा ऑप्टिक न्यूक्लियर एंड द ब्लड प्रेशर कंट्रोल सेंटर द मिडल ऑफ द ब्रेन। अब देखें ना, ये जो प्री ऑप्टिक है उसके कितने सारे कनेक्शन हैं, सुप्रा ऑप्टिक के साथ भी है,
और उसके बाद ब्लड प्रेशर कंट्रोल सेंटर्स जो मेडुला में मौजूद है उसके साथ भी कनेक्शंस हैं। तो ये जो प्री ऑप्टिक न्यूक्लियस है ना, ये बड़ा कमाल का है, आगे हम इसको डिस्कस करते रहेंगे। इसके बहुत सारे कनेक्शंस हैं। बेसिकली इन दो सब फॉनिकल और ऑर्गेनम वेस्कुलोजम के बीच में एक एरिया है जिसे प्री ऑप्टिक न्यूक्लियस कहते हैं। उसके मल्टीपल नर्व कनेक्शन होते हैं, इन सब फॉनिकल के साथ भी हैं, ऑर्गेनम वेस्कुलोजम के साथ भी हैं, फिर एज वेल एज सुप्रा ऑप्टिक के साथ भी हैं, और सब ब्लड प्रेशर कंट्रोल सिस्टम मेडुला। इसका मतलब है कि बहुत ही फ्रेंडली किस्म का प्री ऑप्टिक न्यूक्लियस है, ठीक है। और जो ऑस्मो रिसेप्टर था उसका क्या था, वो सीधा सिग्नल सिर्फ सुप्रा ऑप्टिक को ही भेजता था। लेकिन जो प्री ऑप्टिक है वो बेचारा हर जगह पे उसने अपनी दोस्ती गांठी हुई है। कहाँ कहाँ पर, सुप्रा ऑप्टिक के पास भी है जनाब, भी है, उसके बाद ये ब्लड प्रेशर कंट्रोल के पास भी है, और ये सब फॉनिकल है, ऑर्गेनम वेस्कुलर उसके भी इसने कनेक्शन दिए हुए। तो ये बड़ा फ्रेंडली सा प्री ऑप्टिक न्यूक्लियस है जिसके कनेक्शन मल्टीपल है। अगर लीजन हो जाए इस एरिया की, एंटीरियर वेंट्रल एरिया ऑफ थर्ड ventricle region, it causes multiple deficits in the control of ADH secretion. अगर ये जो एरिया है ना, ये जिसकी वजह से हमने बेसिकली प्री ऑप्टिक को जो आइडेंटिफाई किया, अगर इस एरिया की लीजन हो जाए तो बहुत सारी कमियां पेशियां होना शुरू हो जाएंगी इन द कंट्रोल ऑफ एडीएच, ठीक है। कैसे? थर्स्ट, इसमें प्रॉब्लम हो जाएगा, ठीक है, वो मैकेनिज्म खराब हो जाएगा। सोडियम की एपिटाइट मैकेनिज्म खराब हो जाएगा, एडीएच जो है काम नहीं करेगा। ब्लड प्रेशर, उसकी रेगुलेशन में भी प्रॉब्लम हो जाएगी। तो ये तीन बड़े मेजर प्रॉब्लम्स इनमें डेफिसिट आ सकता है अगर तो AV3V रीजन, एंटीरो वेंट्रल रीजन ऑफ थर्ड वेंट्रिकल की लीजन हो जाए तो थर्स्ट मैकेनिज्म, सोडियम एपिटाइट एंड ब्लड प्रेशर ऑल आर ऑल्टर्ड। अगर इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशन दी जाए ना इन रीजन्स को, और स्टिमुलेशन बाय द एंजियोटेंसिन 2 can cause ADH secretion, thirst and sodium appetite, ठीक है ना। हम अगर इसकी लीजन कर रहे हैं तो ये चीज़ें डेफिसिट हो जाएंगी। अगर हम इसको स्टिमुलेट कर रहे हैं, ठीक है, और स्टिमुलेटेड बाय द एंजियोटेंसिन 2, ये ADH की सिक्रीशन इंक्रीज कर देगा, थर्स्ट को इंक्रीज कर देगा, सोडियम की एपिटाइट को भी इंक्रीज कर देगा, ठीक है। फिर हम देख रहे हैं कि जो सब फॉनिकल ऑर्गन था या ऑर्गेनम वेस्कुलोजम था, हैव वेस्कुलर सप्लाईज दैट लेक द typical blood-brain barrier that prevent the diffusion of most ions from the blood into the brain tissue. अभी जो सब फॉनिकल ऑर्गन है या ऑर्गेनम वेस्कुलरिज्म है, इसमें वेस्कुलर सप्लाई के अंदर जो है ना वो टिपिकल ब्लड ब्रेन बैरियर्स नहीं है, ठीक है। अगर ब्लड ब्रेन बैरियर्स होते हैं तो वो इजीली डिफ्यूज आउट कर जाती हैं चीज़ें, ब्लड ब्रेन बैरियर को इजीली क्रॉस कर देती हैं, ठीक है। लेकिन क्योंकि ये टिपिकल ब्लड ब्रेन बैरियर इस एरिया में वेस्कुलर सप्लाई में चीज़ें नहीं है, तो ये प्रिवेंट करता है कि डिफ्यूजन ना हो आयंस की फ्रॉम द ब्लड टू द ब्रेन टिश्यू, एंड दिस मेक्स इट पॉसिबल फॉर आयंस एंड अदर टिश्यूज टू क्रॉस बिटवीन द ब्लड एंड द लोकल इंटरस्टिशियल फ्लूइड इन दिस रीजन। तो बड़ा अच्छा जा रहा है। अगर ब्लड ब्रेन बैरियर से गुजर नहीं सकते तो दूसरा रास्ता तो उनके पास वही है कि ब्लड से इंटरस्टिशियल फ्लूइड और वहाँ पे वो ट्रांसपोर्ट होती रही ये चीज़ें। So as a result, osmoreceptors rapidly responds to change in osmolarity of ECF, ठीक है। ब्लड ब्रेन में चले जाते तो ऑस्मोरिसेप्टर को तो पता ही नहीं चलना था, लेकिन क्योंकि ऑस्मोरिसेप्टर की वैल्यू थी इसीलिए ये इस जगह पे ब्लड ब्रेन बैरियर नहीं थे। इसकी वजह से ये जो सॉल्यूट हैं ये क्रॉस कैसे कर रहे थे बिटवीन द ब्लड एंड लोकल इंटरस्टिशियल फ्लूइड इन द ECF, इसीलिए ऑस्मोरिसेप्टर्स जो हैं वो फॉरन ECF की चेंज को रिस्पॉन्ड करते हैं एंड एक्सर्टिंग पावरफुल कंट्रोल ओवर द सिक्रीशन ऑफ ADH एंड ओवर थर्स्ट। देखिए कितना खूबसूरत निज़ाम है ये ब्रेन का बना हुआ कि ब्लड ब्रेन बैरियर्स काफ़ी जगहों पे इस एरिया में नहीं थे। क्यों? क्योंकि अगर यहाँ पर नहीं, यहाँ पे अगर ब्लड ब्रेन बैरियर मौजूद होते, फॉर एग्जांपल सब फॉनिकल में, ऑर्गेनम वेस्कुलरिज्म में, तो इंक्रीज ऑस्मोलैरिटी ऑस्मोरिसेप्टर सेंस नहीं कर पाते। ये कैसे सेंस कर पाए हैं कि क्योंकि सॉल्यूट्स को वो दूसरा रास्ता दिखाया गया जिस रास्ते में ऑस्मोरिसेप्टर्स बैठे हुए हैं। ऑस्मोरिसेप्टर ने सेंस किया और फटाफट ये वो फौज थी, ऑस्मोरिसेप्टर एक फौज का काम कर रही थी कि ये फौरन एक्टिवेट हो गई। इसने जो है वो सुप्रा ऑप्टिक से बी पैरावेंट्रिकुलर फौरन ADH बनाया, उसको पोस्टीरियर पिट्यूटरी की तरफ भेजा और वहाँ से वो ADH रिलीज हुआ। ADH रिलीज होने के बाद प्लाज्मा में गया, वहाँ से जाने के बाद अपने रीनल ट्यूब्यूल में फौरन अपने रिसेप्टर्स पर अटैच होके वाटर की परमिबिलिटी इंक्रीज की और जो एक्सक्रीशन थी यूरिन में वाटर ज़्यादा जा रहा था वो सारा रोक लिया। तो इसने एक फौज का काम किया कि उसने बचा लिया सारा सिस्टम, ठीक है। चलेंगे आगे चलते हैं। स्टिमुलेशन ऑफ ADH रिलीज्ड बाय डिक्रीज आर्टीरियल प्रेशर एंड डिक्रीज ब्लड वॉल्यूम। जी बिल्कुल, ये भी ठीक बात कर रहा है कि ADH को स्टिमुलेट करने के लिए आर्टीरियल प्रेशर का डिक्रीज होना भी एक
बड़ा इंपॉर्टेंट एक पॉइंट है, एक पॉजिटिव फैक्टर है। डिक्रीज ब्लड वॉल्यूम भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉजिटिव फैक्टर है, ठीक है। ADH released is also controlled by cardiovascular reflexes that responds to decrease in blood pressure and blood volume. जो ADH की रिलीज है ना, वो कार्डियोवैस्कुलर रिफ्लेक्सेस भी जो है ना वो उसको कंट्रोल कर रहा है, वो भी कंट्रोल कर रहा है। और कैसे करते हैं वो देखते हैं, वो रेस्पॉन्ड कैसे करते हैं कार्डियोवैस्कुलर रिफ्लेक्सेस, वो देखते हैं ब्लड प्रेशर तो नहीं कम हो गया, ब्लड वॉल्यूम तो नहीं कम हो गया। किसी भी सब्जेक्ट का ब्लड वॉल्यूम कम हो गया या उसका ब्लड प्रेशर कम हो गया तो फौरन कार्डियोवैस्कुलर रिफ्लेक्सेस जो हैं वो एक्टिवेट हो जाते हैं और वो ADH को रिलीज करवाना शुरू कर देते हैं, ठीक है। अब आर्टीरियल बैरोरिसेप्टर रिफ्लेक्सेस हैं और कार्डियोपल्मोनरी रिफ्लेक्सेस हैं, ये दो तरह के मेन रिफ्लेक्सेस हैं, ठीक है। हम डिस्कस कर रहे हैं कि ADH की रिलीज जो है, पहले तो हमने देखा कि वाटर डेफिसिट की हम बार बार बात करते रहे, इंक्रीज ऑस्मोलैरिटी की बात करते रहे कि ADH रिलीज हो रहा है। दो तरह के ऑस्मोरिसेप्टर्स जो है वो एरियाज लोकेशंस मौजूद थी, एक एंटी हाइपोथैलेमस में था और उसके बाद एक एंटीरो वेंट्रल रीजन ऑफ थर्ड वेंट्रिकल में भी था, जिसकी वजह से हमने देखा कि जी वो ADH रिलीज हुआ। उसके बाद हम ये देख रहे हैं कि ADH का रिलीज डिक्रीज आर्टीरियल प्रेशर पे भी हो जाता है, डिक्रीज ब्लड वॉल्यूम पे भी हो जाता है, राइट। सो ADH को जो कंट्रोल कर रहे हैं ना, ऑल्सो कंट्रोल्ड बाय, पहले तो कौन कर रहा है, ऑस्मोरिसेप्टर्स तो कर ही रहे हैं, ये कार्डियोवैस्कुलर रिफ्लेक्सेस भी कर रहे हैं। ये कैसे रिस्पॉन्स करते हैं कार्डियोवैस्कुलर रिफ्लेक्सेस, ये रिस्पॉन्स करते हैं जब भी ब्लड प्रेशर कम हो जाए या ब्लड वॉल्यूम कम होना शुरू हो जाए। तो उन रिफ्लेक्सेस में से दो इंपॉर्टेंट रिफ्लेक्सेस हैं जो ADH को रिलीज करवा रहे हैं, वो आर्टीरियल बैरोरिसेप्टर रिफ्लेक्स है और कार्डियोपल्मोनरी रिफ्लेक्स है, ये दो इंपॉर्टेंट हैं। हम आर्टीरियल बैरोरिसेप्टर रिफ्लेक्स को डिस्कस करेंगे। These reflexes pathway originate in the high pressure regions of the circulation. High pressure regions कौन सी हैं? Aortic arch है, carotid sinus है, and in the low pressure regions, cardiac atria. ठीक है, इन जगहों पर क्या है, बैरोरिसेप्टर रिफ्लेक्स मौजूद है, ठीक है। इनका पाथ में हाई प्रेशर रीजन्स में भी है और लो प्रेशर रीजन्स भी है। तो सर्कुलेशन के अंदर हाई प्रेशर रीजन्स जो है वो एओर्टिक आर्क है और दूसरी कैरोटिड साइनस है। उसके बाद सर्कुलेशन के अंदर ही लो प्रेशर रीजन है वो कार्डियक एट्रिया है। एफरेंट स्टिमुलस वेगस नर्व कैरिड बाय द वेगस नर्व, ग्लॉसोफैरिंजियल नर्व विद द सिनैप्स ऑफ द न्यूक्लियस ऑफ द ट्रैक्टस सॉलिटेरियस। ट्रैक्टस सॉलिटेरियस कहाँ पर है, मेडुला ऑब्लंगेटा के अंदर। एफरेंट नर्व्स जो है ना वो वेगस और ग्लॉसोफैरिंजियल के जरिए सिनैप्स करती हैं nucleus of the tractus solitarius. Projection of these nuclei relay the signals to the hypothalamus nuclei that control ADH synthesis and secretion. ये जो न्यूक्लिया हमने बात की है ना, वेगस नर्व का भी न्यूक्लिया है, ग्लॉसोफैरिंजियल का भी, कहाँ पर होता है, ये मेडुला में मौजूद है, ठीक है। इनकी प्रोजेक्शंस, इन न्यूक्लिया के जो सिग्नल्स हैं वो हाइपोथैलेमिक न्यूक्लिया में भी जा रहे हैं। हाइपोथैलेमिक न्यूक्लिया में क्या काम हो रहा है, वहाँ पे ADH की सिंथेसिस भी हो रही है, सिक्रीशन भी हो रही है। इन एडिशन टू इंक्रीज ऑस्मोलैरिटी, दीज टू स्टिमुलाई इंक्रीज ADH सिक्रीशन। हमने सबसे पहले तो जब इंक्रीज ऑस्मोलैरिटी को डिस्कस किया था तो हमने देखा कि जी ADH ऑस्मोरिसेप्टर्स के थ्रू जो है वो रिलीज हो रहा था। ऑस्मोरिसेप्टर्स इंक्रीज ऑस्मोलैरिटी को सेंस करता है, ठीक है। उसके अलावा इंक्रीज ऑस्मोलैरिटी के अलावा दो और भी स्टिमुलाइज हैं जो ADH को इंक्रीज कर देते हैं, उसकी सिक्रीशन तीन कर सकते हैं। एक तो ब्लड प्रेशर डिक्रीज हो जाए या ब्लड वॉल्यूम कम हो जाए, ठीक है। ये क्वांटिटेटिवली इस डायग्राम में हम देखेंगे कि कार्डियोवैस्कुलर रिफ्लेक्सेस को दिखाया गया है एंड ऑस्मोलैरिटी एंड स्टिमुलेटिंग ADH सिक्रीशन दिखाया गया है। आप जो ब्लैक डॉट्स में देख रहे हैं, आपको इस डायग्राम में नजर आ रहा है, इस फिगर के अंदर आप देखेंगे ब्लैक डॉट्स है वो आइसोटोनिक वॉल्यूम डिप्लीशन है, ठीक है, वॉल्यूम डिप्लीटेड एरिया है, ठीक है। और फिर जो आपने व्हाइट कलर के डॉट्स देख रहे हैं इसके अंदर वो आइसोवॉल्यूमिक ऑस्मोटिक इंक्रीज है, ऑस्मोल्स इंक्रीज हो रहे हैं यहाँ पर व्हाइट वाले में, और यहाँ पर जब वो वॉल्यूम डिप्लीट हो रहा है। अब इंक्रीज प्लाज्मा ऑस्मोलैरिटी और डिक्रीज ब्लड वॉल्यूम, हम देखेंगे वाई एक्सिस पे हमें कुछ फिगर नजर आ रही है, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35 इस तरह की चीजें नजर आ रही हैं। ये हमें ये शो कर रहा है कि आइदर ऑस्मोलैरिटी जो है वो कम हो गई हो, ठीक है, जो वाइट डॉट्स है, या आपको बताया गया है कि डिक्रीज ब्लड वॉल्यूम हो गया हो,
ठीक है, अगर वॉल कितने परसेंट कम हो गया, 20% कम हो गया है, 15% कम हो गया, 10% कम हो गया, इन एनी केस जो हमें वाई एक्सिस में नजर आ रहा है एडीएच इज रिलीज्ड। ठीक है, चाहे ऑस्मोलैरिटी इंक्रीज हो जाए, ऑस्मोल्स देखें ना बड़े जैम पैक, जो वाइट डॉट्स हैं बड़े आपस में घने से लग रहे हैं, ये जैम पैक्स हैं, ज़्यादा ऑस्मोलैरिटी, चाहे ये ज़्यादा हो जाए, चाहे पानी डिप्लीटेड हो जाए, ठीक है, या डिक्रीज ब्लड वॉल्यूम हो जाए, ठीक है, द लेवल ऑफ एडीएच ऑल्सो कॉल्ड आर्जिनिन वेसोप्रेसिन, हम जो ये देख रहे हैं ना आर्जिनिन वेसोप्रेसिन प्लाज्मा एवीपी के नाम से, ये इंक्रीज होना शुरू हो जाती है। ठीक है, अब आपने देखा ये पी ए वी पी लिखा है 2.5 ऑस्मोल्स प्लस 2.0 करके, ठीक है, फिर आप ऊपर देख रहे हैं इसी में पी ए वी पी इज इक्वल टू 1.3 करके, तो हमें पता चल रहा है कि यहाँ पे ऑस्मोल्स जो हैं, जो वाइट डॉट है वहाँ पे ऑस्मोलैरिटी इंक्रीज, फिर हम देख रहे हैं ब्लैक डॉट्स में कि यहाँ पे जो है वो ब्लड वॉल्यूम कम हो गया है 15%, 20%, तो यहाँ पर भी एवीपी या हम इसे कहें कि वेसोप्रेसिन और एडीएच और आर्जिनिन वेसोप्रेसिन, यहाँ पे ये भी इंक्रीज होना शुरू हो गया है। ठीक, सो इन एनी केस इफ देयर इज इंक्रीज ऑस्मोलैरिटी, if there is in blood volume, there must be increased vasopressin or ADH. So quantitative importance of cardiovascular reflexes and osmolarity in stimulating ADH secretion. ADH जो है वो small change in osmolarity, there's similar change in blood volume. आप इन दोनों को कंपेयर किया जाए ना, ऑस्मोलैरिटी को भी और ब्लड वॉल्यूम को, तो जो एडीएच है ना वो ज़्यादा सेंसिटिव है जब ऑस्मोलैरिटी में चेंज आता है, वो फौरन ज़्यादा जल्दी एक्टिवेट हो जाए। The usual day-to-day regulation of ADH secretion during simple dehydration is affected mainly by the change in plasma osmolarity. अब जो डे टू डे रेगुलेशन भी हो रही है, एडीएच कितना सिक्रीट होना है, कितना आना है, कितना ब्लड में आना है, कितना सा पानी कंजर्व कराना है, चाहे सिंपल डिहाइड्रेशन हो, वो मेनली क्यों हो रही है, प्लाज्मा ऑस्मोलैरिटी में चेंज आ रही है। तो हम बात कर रहे थे कि जो एडीएच है वो ज़्यादा सेंसिटिव है जब वो ऑस्मोलैरिटी में कोई भी चेंज देखती है, लेकिन वो सेकंड नंबर पे सिमिलर चेंजेस उसमें ब्लड वॉल्यूम में भी आ जाए, लेकिन वो प्लाज्मा में ऑस्मोलैरिटी में चेंज देखी कि वो ज़्यादा जल्दी एक्टिवेट हो जाती है। सो हाउएवर with a severe decrease in blood volume, the cardiovascular axis play a major role in stimulating the ADH secretion. तो होता क्या है कि ब्लड वॉल्यूम जब कम होता है तो यहाँ से कार्डियोवास्कुलर रिफ्लेक्सेस बेसिकली एक्टिवेट हो जाते हैं, वो जाके एडीएच को जो है वो स्टिमुलेट करते हैं। ठीक है, लेकिन अगर ऑस्मोलैरिटी ज़्यादा है तो ऑस्मोरिसेप्टर एडीएच सिस्टम जो खुद एक्टिवेट हो जाता है, लेकिन अगर ब्लड वॉल्यूम कम है तो उसकी वजह से पहले कार्डियोवास्कुलर रिफ्लेक्स, फौज में सबसे पहले बटालियन जो है ना कार्डियोवास्कुलर रिफ्लेक्सेस की आती है, उसके बाद दूसरे नंबर पे वो जाके एडीएच सिक्रीशन को उठाते हैं। आज मुझे थोड़ी फौज की सी फीलिंग हो रही है, तो मैंने कहा थोड़ा सा मैं भी एडीएच को भी फौज ही कह दूँ। अच्छा जी, रेगुलेशन ऑफ एडीएच सिक्रीशन कैसे हो रही है, कहाँ पे एडीएच की सिक्रीशन ज़्यादा है, कहाँ पे जिनकी वजह से एडीएच की सिक्रीशन ज़्यादा होती है, कौन से फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से एडीएच की सिक्रीशन कम हो रही है। तो इंक्रीज एडीएच जब सिक्रीट हो रहा है, ज़्यादा आ रहा है, प्लाज्मा की ऑस्मोलैरिटी ज़्यादा होगी तब आएगा, ब्लड वॉल्यूम कम हो जाएगा तब आएगा, और ब्लड प्रेशर कम हो जाएगा तब एडीएच की सिक्रीशन ज़्यादा आएगी। लेकिन ऑस्मोलैरिटी को सबसे पहले रिस्पॉन्स करता है ब्लड वॉल्यूम, पहले कार्डियोवास्कुलर रिफ्लेक्सेस उसको रिस्पॉन्स करेंगे। ठीक है, नोजिया में, हाइपोक्सिया में, इनमें भी एडीएच की सिक्रीशन ज़्यादा हो जाती है। उसके बाद ड्रग्स में मॉर्फिन है, निकोटिन है, साइक्लोफॉस्फेमाइड है। मॉर्फिन हम पेन किलर में देते हैं, निकोटिन आपको उसमें सिगरेट्स और उसमें होती है। जो ड्रग है वो बेसिकली कैंसर्स में यूज़ होती है, और ये भी जिन सब्जेक्ट्स को दी जाती है उनमें एडीएच की सिक्रीशन ज़्यादा होती है, वाटर ज़्यादा रिटेन कराते हैं। ठीक है, अच्छा जी, ये जो डिक्रीज एडीएच की सिक्रीशन है ये कब हो जाती है, जब प्लाज्मा की ऑस्मोलैरिटी कम हो, एडीएच भी कम होगा, ब्लड वॉल्यूम ज़्यादा हो, एडीएच नहीं रिलीज होगा, ब्लड प्रेशर ज़्यादा हो, एडीएच कभी भी रिलीज नहीं होगा। ठीक है, और उसके बाद ड्रग्स में अल्कोहल डिक्रीज एडीएच सिक्रीशन, क्लोनिडीन एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग है, देते हैं एडीएच सिक्रीट कम होता है। हेलोपेरिडोल, डोमपेरिडोन, डोपामिन ब्लॉकर है,
ये भी हम मुख्तलिफ कंडीशंस में देते हैं, साइकेट्रिक की कंडीशंस में देते हैं, एपिलेप्सी में भी ये कहीं पे यूज़ होती है। तो ये मुख्तलिफ मेडिसिन हैं, मुख्तलिफ कंडीशंस हैं जिसमें एडीएच की सिक्रीशन कम हो रही है। अच्छा, इसमें रोल ऑफ थर्स्ट इन कंट्रोलिंग ईसीएफ, फ्लूइड ऑस्मोलैरिटी एंड सोडियम कंसंट्रेशन। पहले हम क्या पढ़ चुके हैं, ऑस्मो रिसेप्टर एडीएच सिस्टम को हम डिस्कस कर चुके हैं। ऑस्मो रिसेप्टर एडीएच सिस्टम जो है वो जनाब रेगुलेट कर रहा था एक्स्ट्रासेलुलर वॉल्यूम को भी, ठीक है, और फिर एडीएच को भी सारा। अब हम थर्स्ट का इसके अंदर क्या रोल है, हम थर्स्ट को देखेंगे वो किस तरह से कंट्रोल करती है ईसीएफ की ऑस्मोलैरिटी को, सोडियम की कंसंट्रेशन को। थर्स्ट है क्या? थर्स्ट इज डिफाइंड एज द कॉन्शियस डिजायर ऑफ वाटर. Many of the same factors that stimulate the ADH also increase thirst. Thirst, प्यास लगना, बड़ा कॉन्शियस डिजायर है, किसी भी सब्जेक्ट की हो सकती है जी पानी पीना। काफ़ी सारे फैक्टर्स सेम हैं जो कि एडीएच को स्टिमुलेट कर रहे थे, एडीएच की सिक्रीशन करवा रहे थे। सिमिलरली वही सारे फैक्टर्स हैं जो थर्स्ट को भी इंक्रीज करा रहे हैं, बस बहुत थोड़ा सा कहीं पर चेंज है, हम उसको डिस्कस कर लेंगे अभी। As fluid loss does occur through sweating and breathing and through the GI tract. कहीं से भी पानी का लॉस हो रहा है, पसीना आया है, सांस ले रहा है, आप गर्मी में खड़े हुए, या जीआईटी ट्रैक्ट के जरिए कहीं से पानी का लॉस हो गया, हो सकता है डायरिया हो सकता है आपने इंक्रीज इनटेक लिया ही ना, स्वेटिंग हो गई हो और आपने पानी ना लिया हो, ठीक है। Fluid intake is regulated by the thirst mechanism. With the osmoreceptor ADH mechanism maintains precise control of ECF osmolarity and sodium concentration. अब जो फ्लूइड इनटेक है ना, बेसिकली उसको रेगुलेट कर रहा है थर्स्ट मैकेनिज्म, उसके साथ कंपनी कर रहा है ऑस्मोरिसेप्टर एडीएच मैकेनिज्म, ठीक है। और फिर ये क्या करता है कि बड़ा प्रिसाइजली कंट्रोल करता है ईसीएफ की ऑस्मोलैरिटी को भी और सोडियम की कंसंट्रेशन को भी, ठीक है। फ्लूइड लॉस हो जाए, चाहे स्वेटिंग में हो, पानी ना लिया हो, बहुत छोटा बच्चा हो, बुजुर्ग हो, किसी भी तरह से फ्लूइड लॉस हो, और फिर या वाटर इनटेक कम हो गया हो, ब्रीदिंग हो, या थ्रू जीआईटी ट्रैक्ट हो, तो बेसिकली फ्लूइड इनटेक जो है ना वो थर्स्ट मैकेनिज्म उसको जो है वो रेगुलेट कर रहा है। फिर उसके साथ कंपनी करता है ऑस्मोरिसेप्टर एडीएच, और फिर ये दोनों बड़ा प्रिसाइजली कंट्रोल करते हैं ऑस्मोलैरिटी को भी और सोडियम की कंसंट्रेशन को भी। अब ब्रेन के अंदर, सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर जो थर्स्ट के सेंटर्स हैं वो हम देखते हैं। प्री ऑप्टिक एरिया अलोंग द एंटीरोवेंट्रल वॉल ऑफ थर्ड वेंट्रिकल, AV3V, याद आ गया ना आपको, दोबारा से हम उसी पे आ गए, ठीक है। प्री ऑप्टिक एरिया एक तो, ठीक है, उस प्री ऑप्टिक एरिया कहाँ पर है? एंटीरोवेंट्रल वॉल ऑफ द थर्ड वेंट्रिकल, और यहाँ हमसे कहते हैं एंटीरियर हाइपोथैलेमस दैट प्रोमोट ADH रिलीज, आल्सो स्टिमुलेट थर्स्ट। प्री ऑप्टिक एरिया जो है ये क्या करता है? एडीएच की रिलीज भी करा रहा और थर्स्ट को भी स्टिमुलेट कर देता है। प्री ऑप्टिक न्यूक्लियस जो है स्मॉल एरिया है, when stimulated electrically causes immediate drinking that continue as long as the stimulation lasts. अगर आप एक्सपेरिमेंटल एनिमल में किसी में प्री ऑप्टिक न्यूक्लियस को स्टिमुलेट कर दें तो क्या करेगा? फौरन पानी पीना शुरू कर देगा, उस वक्त तक पीता रहेगा जब तक आप उसको वो इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशन देते रहेंगे। ऑल दीज एरियाज टुगेदर आर कॉल्ड द थर्स्ट सेंटर्स, ठीक है। तो एंटीरोवेंट्रल वॉल ऑफ थर्ड वेंट्रिकल है, प्री ऑप्टिक एरिया या प्री ऑप्टिक न्यूक्लियस है, ये सारे एरियाज जो ये थर्ड सेंटर्स कहला रहे हैं, या प्री ऑप्टिक न्यूक्लियस कह लें उसको, या प्री ऑप्टिक एरिया कह लें। Organum vasculosum of the lamina terminalis, which lies immediately beneath the AV3V region, is also involved. अच्छा जी, एक और भी छोटे से जो है ना उसने छलांग लगा ली है इस थर्स्ट सेंटर्स के अंदर। प्री ऑप्टिक न्यूक्लियस, प्री ऑप्टिक एरिया ये तो था ही, वो कहते हैं जी ऑर्गेनम वैस्कुलोजम भी है, ठीक है, लैमिना टर्मिनलिस का एक पोर्शन है, ये भी beneath AV3 region के पास, ये भी इन्वॉल्व है। थर्ड सेंटर न्यूरॉन्स अंडरगो श्रिंकेज इन रिस्पॉन्स टू इंक्रीज ऑस्मोलैरिटी ऑफ द CSF इन द थर्ड वेंट्रिकल, और दैट प्रोमोट ड्रिंकिंग। अब होता क्या है कि जो थर्ड सेंटर्स है ना वो भी श्रिंक होना शुरू हो जाते हैं अगर ऑस्मोलैरिटी ज़्यादा हो CSF के अंदर, ठीक है, और फ़ौरन वो प्रमोट करते हैं, सब्जेक्ट जो है फ़ौरन पानी की तरफ भागता है कि जी पानी पीना चाहिए। सो अगर हम थर्ड सेंटर्स को जो CNS में मौजूद है, प्री ऑप्टिक एरिया, ठीक है, या एंटीरोवेंट्रल रीजन ऑफ थर्ड वेंट्रिकल, प्री ऑप्टिक न्यूक्लियस है, ठीक है,
और ऑर्गेनम वेस्कुलोजम, ये 3-4 एरियाज जो हैं ये थर्स्ट सेंटर्स कहलाते हैं, ठीक है। थर्ड सेंटर्स श्रिंक हो जाते हैं इन रिस्पॉन्स टू इंक्रीज ऑस्मोलैरिटी ऑफ CSF इन द थर्ड वेंट्रिकल, और फॉरेन सब्जेक्ट जो वो पानी की तरफ भागेगा। अब कंट्रोल जो थर्स्ट का है उसको कौन से फैक्टर्स हैं, कौन से फैक्टर्स हैं कि थर्स्ट को इंक्रीज करा रहे हैं? इंक्रीज ऑस्मोलैरिटी है, ठीक है, डिक्रीज ब्लड वॉल्यूम, डिक्रीज ब्लड प्रेशर और इंक्रीज एंजियोटेंसिन, और ड्राइनेस ऑफ माउथ थर्स्ट इंक्रीज हो जाती है। कौन सी चीजें हैं, कौन से फैक्टर्स हैं दैट कैन कॉज डिक्रीज थर्स्ट? डिक्रीज इन ऑस्मोलैरिटी, इंक्रीज ब्लड वॉल्यूम, इंक्रीज ब्लड प्रेशर, डिक्रीज एंजियोटेंसिन 2 एंड गैस्ट्रिक डिस्टेंशन, पेट भरावा, वो भी थर्स्ट को कम कर देती है, ठीक है। थर्ड सेंटर्स CNS में प्री ऑप्टिक एरिया अलॉन्ग विद द एंटीरोवेंट्रल वॉल ऑफ थर्ड वेंट्रिकल, जो कि एंटी हाइपोथैलेमस वाला ही एरिया है, ठीक है। एंड प्री ऑप्टिक न्यूक्लियस, ऑर्गेनम वेस्कुलोजम ऑफ द लैमिना टर्मिनालिस, ये भी AV3 रीजन के पास ही है, ये भी इन्वॉल्व है थर्स्ट के मैकेनिज्म के अंदर, ठीक है। फिर हमने फैक्टर्स डिस्कस किए हैं जो इंक्रीज कराते हैं थर्स्ट को, और कुछ फैक्टर्स हैं जो कि डिक्रीज करा रहे हैं थर्स्ट को। स्टिमुलाई फॉर थर्स्ट, इंक्रीज ECF osmolarity causes intracellular dehydration in the thirst centers। बिल्कुल, osmolarity ज़्यादा होगी तो intracellular dehydration कैसे होगी? intracellular fluid जो है वो मूव करेगा टूवर्ड्स जहाँ पे सॉल्यूट्स ज़्यादा होंगे। एंड स्टिमुलेट द सेंसेशन ऑफ थर्स्ट, जैसे ये होगा ऑस्मोलैरिटी ज़्यादा होगी, इंट्रासेलुलर डिहाइड्रेशन होगी थर्स्ट सेंटर्स की, तो ये सेंसेशन ऑफ थर्स्ट जो है वो प्यास लगना शुरू हो जाएगी। ब्लड वॉल्यूम लॉस बाय हैमरेज, किसी का एक्सीडेंट हो गया हो किसी सब्जेक्ट का, हो सकता है ड्यूरिंग सर्जरी जो है वो पेशेंट का ब्लड लॉस हो गया है, ठीक है, और उसको रिप्लेस करके उन्होंने बाहर तो भेज दिया है, लेकिन पेशेंट डिहाइड्रेटेड होगा, उसका ब्लड वॉल्यूम तो लॉस हुआ ही हुआ है ना, फिर हम उसे क्या दे रहे थे, क्योंकि वो अनकॉन्शियस होता था, उसको ब्लड दे रहे हैं, ड्रिपें लगा रहे हैं। अगर सिमिलरली किसी बंदे का रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट हुआ भी है, बहुत ज़्यादा ब्लड लॉस हुआ भी है, तो वो फौरन जो है ना वो पानी मांगना शुरू कर देगा आपसे, ठीक है। So blood volume loss by hemorrhage stimulate the thirst even though there might be no change in plasma osmolarity। देखिए hemorrhage में वॉल्यूम कम हुआ, ऑस्मोलैरिटी में भी चेंज नहीं है, एंड दिस अकर्स बिकॉज ऑफ न्यूट्रल इनपुट फ्रॉम कार्डियो पल्मोनरी एंड सिस्टेमिक आर्टरी बैरोरिसेप्टर्स इन द सर्कुलेशन। तो यहाँ पे ऑस्मोलैरिटी में भी चेंज नहीं आया, इसीलिए ऑस्मोरिसेप्टर तो स्टिमुलेट नहीं हुए, लेकिन कार्डियोवैस्कुलर रिस्पॉन्सेज जो है ना, कि ब्लड प्रेशर कम होता है, वॉल्यूम कम होता है, तो क्या होना शुरू हो जाता है, ये आर्टीरियल बैरोरिसेप्टर जो है ना सर्कुलेशन के, ये फॉरन एक्टिवेट होना शुरू हो जाते हैं। स्टिमुलाई फॉर थर्स्ट, एंजियोटेंसिन 2, ये भी एक्ट करता है सबफॉनिकल ऑर्गन पे एंड ऑन द ऑर्गेनम वेस्कुलोजम ऑफ द लैमिना टर्मिनालिस। दीज रीजन्स आर आउटसाइड द ब्लड ब्रेन बैरियर, ये ब्लड ब्रेन बैरियर से बाहर है। एक तो स्टिमुलाई जो थर्स्ट है वो एंजियोटेंसिन खुद है, वो एक्ट कहाँ पे करता है, सबफॉनिकल और ऑर्गेनम वेस्कुलोजम पे, ठीक है। ड्राइनेस ऑफ माउथ एंड म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ द फेरिंक्स इसोफेगस कैन एलिसिट द सेंसेशन ऑफ थर्स्ट। जैसे रमजान में हो रहा होता है, या आप वैसे ही कुछ आपने सुबह से नहीं लिया हुआ और आप बात भी कर रहे हैं, या आप मूवमेंट भी है, चल फिर भी रहे हैं, तो अगर माउथ ड्राई हो गया, म्यूकस मेम्ब्रेन ड्राई हो गई फेरिंक्स की, तो esophagus can elicit the sensation of thirst। The ability of animals and humans to meter fluid intake is important because it prevent overhydration। अब कितनी खूबसूरत सी अल्लाह ने हमें एक सिस्टम दिया हुआ है, ह्यूमंस को भी और देखो एनिमल्स को भी, जितनी प्यास होती है हम उतना ही पानी पीते हैं। ये एक मीटर है, एक इंडिकेटर है जो सेट किया हुआ है, ठीक है। तो वो क्यों मीटर सेट किया हुआ है कि जी पानी पी लिया, बस इतनी ज़रूरत थी बस, लेकिन क्योंकि अगर डिहाइड्रेटेड होती है, मीटर सेट नहीं होता, तो हम 3 लीटर पानी इकट्ठे पी जाते, तो ओवर हाइड्रेट हो जाते हैं, ऐसे ही है। तो जो मीटर सेट किया हुआ है ना ह्यूमंस में भी और एनिमल्स में भी, वो इसलिए है ताकि हम जब पानी लें तो हम ओवर हाइड्रेशन की तरफ ना जाए, ठीक हो गया। थ्रेशोल्ड फॉर ऑस्मोलर स्टिमुलस ऑफ ड्रिंकिंग, क्या थ्रेशोल्ड है, क्या लेवल आ जाएगी सोडियम की जिसके बाद जो है ये थर्स्ट मैकेनिज्म एक्टिवेट हो जाता है। व्हेन सोडियम कंसंट्रेशन इंक्रीजेस ओनली अबाउट 2 मिलीक्विलेंट पर लीटर अबव नॉर्मल, द थर्स्ट मैकेनिज्म इज एक्टिवेटेड। सोडियम ज़्यादा हो रहा है,
पानी ज़्यादा नहीं हो रहा, सोडियम, दैट मीन्स इंक्रीज ऑस्मोलैरिटी। अगर सोडियम की कंसंट्रेशन हम बात करते हैं कि 140 से 145 तक है, अगर ये 2 मिली इक्विवेलेंट और बढ़ा दें, 147 हो गई, अब नॉर्मल हो गई ना वो 2 मिली इक्विवेलेंट, थर्स्ट मैकेनिज्म फौरन जनाब एक्टिवेट होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। When either the ADH or the thirst mechanism fail, फिर हम एक एक्सपेरिमेंट की तरफ जाते हैं और उसमें हम ये देखते हैं कि या ADH का सिस्टम जो है वो खराब हो जाए, फेल हो जाए, थर्स्ट मैकेनिज्म खुद फेल हो जाए। The other ordinarily can still control the EC osmolarity and sodium concentration with reasonable effectiveness। ये भी कितनी एक ब्यूटीफुल सिस्टम है बॉडी के अंदर कि ADH सिस्टम भी है बॉडी में, ADH वाला ऑस्मोलस स्क्रीन शेयरिंग ऑन। ठीक है, अगर तो एडीएच सिस्टम और थर्स्ट मैकेनिज्म में से कोई भी एक फेल हो जाता है, जो दूसरा है, फॉर एग्जाम्पल अगर एडीएच सिस्टम फेल हो जाता है तो थर्स्ट मैकेनिज्म उसका काम संभाल लेगा, अगर थर्स्ट मैकेनिज्म फेल हो जाता है तो एडीएच उसका काम संभाल लेगा। क्या काम संभालेगा? एडीएच और थर्स्ट का काम क्या था? वो ईसीएफ की ऑस्मोलैरिटी, ईसीएफ की ऑस्मोलैरिटी और कंसंट्रेशन जो थी सोडियम की इन द प्लाज्मा, वो बड़ी इफेक्टिवली काम करता रहेगा। ठीक हो गया। सो कोई भी सिस्टम आइदर एडीएच है या थर्स्ट मैकेनिज्म में कोई भी फेल हो जाता है तो उसके मुकाबले में अगर एडीएच फेल है तो थर्स्ट जो है वो कंट्रोल कर लेगा ईसीएफ की ऑस्मोलैरिटी को भी और सोडियम की कंसंट्रेशन को भी। लेकिन अगर थर्स्ट फेल हो जाता है तो एडीएच जो है वो कंट्रोल कर लेगा इसको, ऑस्मोलैरिटी को भी, और उसके साथ साथ वो ईसीएफ की सोडियम की कंसंट्रेशन को भी कंट्रोल करेगा। ठीक है। If both the ADH and thirst mechanism fail simultaneously, फिर हम आ जाते हैं कि जनाब अगर ये दोनों इकट्ठे फेल हो जाते हैं, प्लाज्मा सोडियम कंसंट्रेशन एंड ऑस्मोलैरिटी आर वेरी पुअरली कंट्रोल्ड। पहले तो ये था कि जी अगर एक फेल हो जाता है तो दूसरा इसका काम संभाल लेगा, ऐसे ही है, और फिर थर्स्ट फेल हो जाता है तो एडीएच का काम संभाल लेता है। लेकिन वंस एडीएच सिस्टम एंड थर्स्ट मैकेनिज्म बोथ आर फेल्ड साइमल्टेनियसली, देन प्लाज्मा सोडियम कंसंट्रेशन एंड ऑस्मोलैरिटी आर पुअरली कंट्रोल। उन दोनों को कंट्रोल नहीं किया जा सकता, ठीक है, क्योंकि ये मेन सिस्टम्स थे जो कि इनको चला रहे थे। यहाँ पे मैंने इंटीग्रेटेड एक रिस्पॉन्स देखा ऑस्मोरिसेप्टर्स का एडीएच एंड थर्स्ट मैकेनिज्म in controlling the extracellular fluid osmolarity and sodium concentration। यहाँ पे देखिए नॉर्मलाइज हमें दिखाया गया कि सोडियम का इंटेक था और फिर वो प्लाज्मा सोडियम कंसंट्रेशन उसको नॉर्मल जो रेड लाइन में हमें नजर आ रही है। फिर हमने देखा कि जी एडीएच एंड थर्स्ट सिस्टम को ब्लॉक किया गया जो ब्लू लाइन में नजर आ रही है, तो सोडियम का इंटेक, और फिर हम देखेंगे कि जी प्लाज्मा की सोडियम की कंसंट्रेशन 150 में जा रही है, तो वो बिल्कुल सारा खराब हो जाएगा, सिस्टम सारा मैकेनिज्म उसका खराब हो जाएगा। Role of angiotensin 2 and aldosterone in controlling the ECF, osmolarity and sodium concentration। तो angiotensin 2 का रोल और फिर aldosterone in controlling the ECF, fluid osmolarity and sodium concentration। अब हम इसमें दूसरा एक पॉइंट देख रहे हैं। पहले हमने देखा कि ऑस्मोरिसेप्टर एडीएच सिस्टम को, फिर हमने जिसको डिस्कस किया कि यहाँ पे थर्स्ट मैकेनिज्म भी है, फिर हम आ गए एक और एक सिस्टम के ऊपर
अब हम उसे कह रहे हैं कि ये एंजियोटेंसिन 2 एंड एल्डोस्टेरोन है, ठीक है। एंजियोटेंसिन 2 एंड एल्डोस्टेरोन ये कंट्रोल कर रहा है ईसीएफ फ्लूइड की ऑस्मोलैरिटी को एंड सोडियम कंसंट्रेशन को। एंजियोटेंसिन 2 और एल्डोस्टेरोन दोनों जो है ना बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं रेगुलेटिंग द सोडियम रीअब्जॉर्प्शन बाय द रीनल ट्यूब्यूल। हमें पहले डिस्कस कर चुकी हूँ मैं कि जो एडीएच है या एल्डोस्टेरोन है ये अपने रिसेप्टर्स पे अटैच होता है, उसकी वजह से एक्वापोरिन्स ऑन होते हैं वाटर के ऑस्मोसिस, तो बेसिकली ये एक्ट कर रहे हैं रीअब्जॉर्प्शन करवा रहे हैं सारी, ठीक है, पानी की भी करवा रहे हैं, सोडियम की रीअब्जॉर्प्शन भी हो रही है। So when sodium intake is low, increased level of these hormones stimulate the sodium reabsorption. अगर एक्सक्यूज किसी मी सोडियम मैम, का लेक्चर का टाइम खत्म हो गया मैम, वेट कर रही।